हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, मेंस वाले क्वेश्चन चल रहे थे हमारे, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं। चलो जरा समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। आपको एसर्शन और रीजन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एसर्शन को पढ़ना है और उसको ये देखना है कि क्या वो ट्रू है। तो सबसे पहले एसर्शन पढ़ते हैं। द फेज डिफरेंस ऑफ टू लाइट वेव्स changes if they travel through different medium having same thickness but different indices of refraction। देखो भाई, दो लाइट की वेव है, ठीक है, उनका फेज डिफरेंस चेंज हो जाएगा अगर वो इस तरीके से, ये मान लीजिए हमारे पास एक स्लैब है जिसकी थिकनेस टी है, यहां से यहां तक इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है बच्चों, टी। ऐसे ही दूसरा स्लैब है, इसकी थिकनेस भी टी है, सेम थिकनेस के हैं लेकिन दोनों का म्यू अलग अलग है। इसका मान लीजिए म्यू 1 है और इसका मान लीजिए म्यू 2 है। चलो, अब यहां से लाइट इसके अंदर घुसी, मान लीजिए लाइट यहां से घुसी और अंदर जाने के बाद इस तरीके से वो निकल के बाहर आ गई, यहां से घुसी और बाहर आ गई। ऐसे ही इसमें जब जाएगी तो यहां से घुसेगी और बाहर आ जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ही लाइट किसी मीडियम के अंदर एंटर करती है तो उसका लैम्डा बदल जाता है। मान लो जब वो बाहर से आ रही थी तो उसका लैम्डा था, ठीक है, और उसका जो वेवलेंथ थी वो लैम्डा थी। दोनों की लाइट तो 2 लाइट वेव्स है, अच्छा 2 लाइट वेव्स थी, तो 2 लाइट वेव्स थी तो एक लैम्डा 1 की थी, एक लैम्डा 2 की थी। अब जैसे ही वो इसके अंदर घुसेंगी इसका लैम्डा चेंज हो जाएगा। लैम्डा चेंज हो जाएगा तो कितना चेंज होता है, अंदर जाने के बाद उसका लैम्डा 1 बटे म्यू 1 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी वेव का लैम्डा 2 बटे म्यू 2 हो जाएगा। तो दोनों का वेवलेंथ चेंज हो गई। अब ये बताना है कि क्या उनके फेज में फर्क पड़ गया। अब फेज का मतलब समझना जरा। फेज को हम समझते हैं पाथ से। पहली लाइट ने इसके अंदर कितना पाथ कवर किया, टी। दूसरी लाइट ने मीडियम के अंदर कितना पाथ कवर किया, टी। तो अगर मीडियम के अंदर सेम देखें तो जितना पाथ कवर किया वो तो टी है दोनों के, लेकिन हम पाथ को लेते हैं एयर में। तो एयर में कितना पाथ कवर किया इसने, तो उसका तरीका है कि जब आप एयर में पाथ को लेते हो तो आपको क्या करना है, हमेशा याद रखो, मीडियम में अगर एक्स पाथ कवर कर रही है वेव, तो वही वेव एयर में आने के बाद म्यू इंटू एक्स पाथ कवर करेगी। इसका मतलब ये जो पाथ कवर कर रही है, अंदर तो पाथ कवर कर रही है टी, पहले मीडियम में जो लाइट है वो कितना पाथ कवर कर रही है, टी। और मीडियम हटने के बाद वही लाइट अब कितना पाथ कवर करेगी, अगर मीडियम हटा दें तो वो पाथ कवर करेगी म्यू 1 इंटू में टी, म्यू 1 इंटू में टी। ऐसे दूसरी लाइट वेव जो पाथ कवर करेगी वो करेगी म्यू 2 इंटू में टी। देखो, अब देखो पाथ कवर दोनों अलग अलग कर रही है। पहली वेव मीडियम के अंदर पाथ कवर कर रही थी टी, दूसरी वेव भी मीडियम के अंदर पाथ कवर कर रही थी टी, लेकिन अगर उनको मीडियम को हटा दें तो वो पाथ कवर कर रही है कितना, म्यू 1 इंटू टी, और दूसरी वेव पाथ कवर कर रही है म्यू 2 इंटू टी। एक के पाथ को कह दो x1 और दूसरे के पाथ को कह दो x2, ठीक है। अब यहां से देखो, मैंने फिर बता रहा हूं कि पाथ जब भी देखना है आपको, पाथ देखना है एयर में। तो अब आपको यहां से पाथ डिफरेंस देखना है। पाथ डिफरेंस कुछ बना के नहीं, पाथ डिफरेंस को कहते हैं डेल्टा एक्स, वो होता है x2 माइनस x1, तो वो हो जाएगा म्यू 2 टी माइनस म्यू 1 टी। तो वो आ गया म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू में टी, दैट इज पाथ डिफरेंस। देखो, अगर आप वैसे आइडिया लगाओगे तो पहले पाथ डिफरेंस नहीं था, लेकिन पाथ डिफरेंस ऑफ टू लाइट वेव चेंज हो गया। देखो पाथ डिफरेंस कितना चेंज हो गया, म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू टी। अब पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कितना हो गया, म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू
तो अब ये काम क्यों हुआ, तो इसका मतलब जो असर्शन है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन में ये दिया था कि जो फेज डिफरेंस है वो चेंज हो जाता है। अब देखो एक बात बताओ, जब पाथ डिफरेंस चेंज हो गया तो फेज डिफरेंस भी चेंज हो गया। अब आप कहोगे सर कैसे, क्योंकि फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बटे में लैम्डा और इनटू में डेल्टा एक्स, ये होता है। अब एक बात बताओ, डेल्टा फाई क्या डेल्टा एक्स के प्रोपोर्शनल है? अगर डेल्टा एक्स चेंज होगा और वो हुआ भी है, देखो यहाँ पे दिखाया मैंने आपको, देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू म्यू 1 और म्यू 2 पे डिपेंड करती हुई आ गई। पहले म्यू 1 और म्यू 2 पे डिपेंड कहाँ कर रही थी? अगर ये स्लैब ना होते और लाइट रेस चल रही होती तो पहले वो म्यू 1 और म्यू 2 पे डिपेंड नहीं कर रही थी। जैसे ही हमने स्लैब को लगाया तो म्यू 1 और म्यू 2 पे डिपेंड करने लगा उसका पाथ, तो पाथ चेंज हो गया। अब पाथ चेंज हो गया तो भाई साहब फेज भी चेंज हो गया, क्योंकि फेज जो होता है वो पाथ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना? तो इसलिए हमारा असर्शन एकदम करेक्ट है। अब रीजन क्या बना इसका? अब रीजन को भी हमें देखना है पहले कि वो करेक्ट है कि नहीं। तो द वेवलेंथ ऑफ वेव इन डिफरेंट मीडियम आर डिफरेंट, मतलब ये बोला इन्होंने कि डिफरेंट मीडियम में वेवलेंथ डिफरेंट होती है। हाँ बिल्कुल होती है, मैंने देखो आपको सबसे शुरू में बताया। बाहर एयर में अगर वेवलेंथ λ1 है तो मीडियम में जाने के बाद λ1 बटे μ1 हो जाती है। ऐसे ही दूसरी वेव की वेवलेंथ λ2 है तो मीडियम में जाने के बाद λ2 बटे μ2 हो जाती है। तो इसका मतलब मीडियम में वेवलेंथ डिफरेंट होती है तो रीजन भी करेक्ट है। अब ये सोचना है कि क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। देखो ये जो पाथ डिफरेंस आया है ना डेल्टा एक्स, अरे भाई ये लैम्डा की वजह से ही तो आया है कि लैम्डा चेंज हो गया उसका। खुद सोच के देखो कि अगर लैम्डा चेंज ना होता तो जो लाइट रेज है ये यहां से यहां तक तो कितना पाथ कवर करती टी, दूसरी लाइट रे भी यहां से यहां तक कितना पाथ कवर करती, अगर मान लो यहाँ पे मीडियम ना होता तो टी पाथ कवर करती, दोनों सेम पाथ कवर करती। लेकिन अंदर जाके लैम्डा चेंज हो गया, उसकी वजह से इनका पाथ भी चेंज हो गया। x1 की वैल्यू भी चेंज हो गई, x2 की वैल्यू भी चेंज हो गई। जो पहले पाथ कवर कर रही थी दोनों टी, ठीक है ना, अब पाथ कवर कितना कर रही होंगी? अब अलग पाथ कवर कर रही है क्योंकि लैम्डा चेंज हो गया। तो इसलिए हमारा जो ये रीजन है ये भी करेक्ट है और ये असर्शन को एकदम सही से एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसलिए आंसर इसका बनेगा सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट। ए और आर दोनों करेक्ट है, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर आपको इस बात का डाउट है कि लैम्डा के चेंज होने से क्या हुआ, तो मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूं। देखो क्या आपको चेंज नजर आएगा आपको। जैसे मान लीजिए ये इस टाइप की वेव थी, ठीक, बाहर का देखो लैम्डा आपको कुछ और नजर आ रहा है। जैसे ही अंदर जाएगी, अंदर जाके ये इसकी जो वेव लेंथ है वो थोड़ी सी कम हो गई। देखो वेव लेंथ इस तरीके से कम हो गई। देखो अंदर की वेव लेंथ थोड़ी सी छोटी हो गई। कितनी? तो लैम्डा बटे म्यू हो जाती है, लैम्डा बटे म्यू हो जाती है। तो ये वेव लेंथ छोटी हो गई, वेव लेंथ कम हो गई। जैसे ही वो उसके अंदर से पास होगी तो वेव लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, चलो खैर इसीलिए पाथ चेंज हो जाता है, तो अंदर का लैम्डा चेंज होने की वजह से पाथ चेंज हो जाता है। चलिए बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए साइंटिस्ट इज ऑब्जर्विंग ए बैक्टीरिया थ्रू ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर बेटर एनालिसिस एंड टू इम्प्रूव इट्स रिजॉल्विंग पावर। नहीं भाई साहब, रिजॉल्विंग पावर हमारे सिलेबस से कट हो चुका है, ठीक है, इसलिए ये सवाल हम छोड़ते हैं। इस सवाल को हमको नहीं करना है, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर वाले क्वेश्चन नहीं आने हैं, वो हमारे सिलेबस से कट हो चुके हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, समझते हैं इसमें क्या कहा है इन्होंने कहा है इफ ब्रेस्टर एंगल for the light propagating from air to glass theta b, then Brewster angle for light propagating from glass to air is pi by 2 minus theta b। चलो जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो भाई ये बना ली मैंने बाउंड्री, इधर है मान लीजिए एयर और इधर है ग्लास।
अब हमारी एक लाइट रे इधर से आके एयर से ग्लास में आने की कोशिश करती है, तो वो मान लीजिए थीटा बी एंगल पे गिरती है। ये है ब्रेस्टर एंगल। अब आपको ब्रेस्टर एंगल की पहचान होगी, मतलब पता होगा ब्रेस्टर एंगल के बारे में। ब्रेस्टर एंगल का मतलब होता है कि जब हम अनपोलराइज्ड लाइट, ये अनपोलराइज्ड है, को डालते हैं और वो जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो पोलराइज बन जाती है। एक ऐसा एंगल है कि ये पोलराइज हो जाती है, ठीक है। और थीटा बी पे ये चली गई यहां से, थीटा बी पे। अब अंदर जाने वाली जो लाइट है वो होती है रिफ्लेक्टेड लाइट, वो मान लीजिए उसका एंगल आर है, ठीक। तो हम यहां से कैलकुलेशन करते हैं, तो इस एंगल पे खास बात ये होती है कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है और रिफ्रैक्टेड लाइट है, इन दोनों के बीच का ये एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो थीटा बी की वैल्यू निकल के आती है टेन थीटा बी बराबर म्यू। म्यू किसका? म्यू होगा उसमें सेकंड मीडियम का, मतलब ग्लास का, एयर के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाता है। अब अगर हम इसको उल्टा निकालें तो इसका मतलब सीधी सी बात, ये ब्रेस्टर एंगल का फॉर्मूला, आप ये याद रख सकते हो। ब्रेस्टर एंगल का फॉर्मूला होता है लाइट जिस मीडियम से चली और जिस मीडियम में पहुंची, तो जिस मीडियम में पहुंची उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू जी, और जहां से आ रही है उसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, तो उससे आप सीधे टेन थीटा के इक्वल रख दो। वही थीटा वहां पे ब्रेस्टर एंगल का काम करेगा, ये ब्रेस्टर एंगल का काम करेगा। ये ब्रेस्टर एंगल को निकालने का तरीका है, आपको याद भी होगा फॉर्मूला। अब अगर हम उल्टा करें सर, इस बार हम ग्लास से एयर में भेजें तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा? तो उसमें फर्क पड़ेगा टेन, मान लीजिए ब्रेस्टर एंगल चेंज हो जाएगा। अब वो एंगल हो गया मान लो फाई, टेन फाई, ब्रेस्टर एंगल चेंज हो गया। अब उसमें म्यू क्या आएगा इस बार? तो म्यू किसका? अगर वो उल्टा कर रहे हो, आप ग्लास से एयर में भेज रहे हो, तो एयर का म्यू ग्लास के रेस्पेक्ट में, आप ऐसे लिख सकते हो इसको। तो ये टेन फाई आ गया। अब फाई को कैलकुलेट कर लो, आसान है। आप एक काम कर सकते हो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वन म्यू टू बराबर होता है वन बटे टू म्यू वन, उल्टा टू म्यू वन ये होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम टेन फाई बराबर इसको उल्टा कर दें म्यू जी ए, और यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें उठा के, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दें, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके टेन फाई बराबर वन बटे टेन थीटा बी। अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, टेन फाई बराबर, अगर इसे ऊपर लेके जाएं तो ये कॉट थीटा बी बन जाएगा। अब फाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको कोट को टेन में बदलना पड़ेगा, तो टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हो कोट थीटा। तो कोट थीटा को वापस लिख सकते हो टेन 90 माइनस थीटा, दोनों तरफ से टेन हटा दो तो फाई की वैल्यू आ गई पाई बाई टू माइनस थीटा बी। तो बड़ा आसान सा सवाल था। इसमें पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम एयर से ग्लास में भेजते हैं तो ब्रेस्टर एंगल थीटा बी, और अगर हम उसको उल्टा कर दें, ग्लास से एयर में भेजें, तो ब्रेस्टर एंगल कितना हो गया? पाई बाई टू माइनस थीटा बी। इस बात को हम प्रूफ भी कर चुके हैं। तो स्टेटमेंट वन हमारा एकदम करेक्ट है। अब जरा स्टेटमेंट टू में आ जाते हैं। अब पूछा है, इसने बोला है द ब्रेस्टर एंगल फॉर लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। अगर हम ग्लास से एयर में भेज रहे हैं तो उसका जो ब्रेस्टर एंगल है वो टेन इनवर्स म्यू जी के बराबर है। अरे नहीं, ये तो गलत हो गया। जब आप ग्लास से एयर में भेज रहे हो तो हमारा देखो ब्रेस्टर एंगल फाई माना था हमने, फाई कितना आया? ये आया, ये आया कि नहीं? तो हमारा जो टेन फाई की वैल्यू है, टेन फाई की वैल्यू थी वो क्या थी? टेन फाई की वैल्यू थी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो ये था हमारा म्यू ए, एयर का
ग्लास के रेस्पेक्ट में। तो tan फाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एयर को उल्टा करके 1 में म्यू जी एयर के रेस्पेक्ट में। आप इसको खाली म्यू जी भी लिख सकते हो, इधर वाले को लिखना जरूरी नहीं है, लेफ्ट साइड वाले को, अगर वो एयर है तो एयर है यहाँ पे, तो एयर को लिखना जरूरी नहीं है, खाली म्यू जी लिख लो। तो tan फाई हमारा ब्रिस्टर एंगल कितना आ गया, 1/म्यू जी, या फाई को कह दो tan इनवर्स 1/म्यू जी। इसका मतलब अगर आप एयर से ग्लास से एयर में भेज रहे हो, देखो यही बोला था इन्होंने, ग्लास से एयर में भेज रहे हो, तो उसका ब्रेस्टर एंगल ही आएगा tan इनवर्स 1/म्यू जी। लेकिन हम इन्होंने कितना दिया है, tan इनवर्स म्यू जी, तो इनका आंसर गलत है, मतलब स्टेटमेंट 2 गलत है। तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड फॉल्स है। ऑप्शन चेक कर लो, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, नहीं 1 ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। बिल्कुल, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। आसान था, बस आपको ब्रेस्टर एंगल का पूरा आइडिया होना चाहिए बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोला है। टू कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट इंटरफेयर, द इंटेंसिटी रेशो ऑफ टू सोर्सेज इज 1:4। देखो दो सोर्स हैं, एक S1 और एक S2, एक से लाइट रे निकली उसकी इंटेंसिटी और दूसरे से लाइट रे निकली उसकी इंटेंसिटी, दोनों का रेशो 1:4 है। मतलब अगर एक से लाइट की इंटेंसिटी आई है तो दूसरी से 4 आई है, ठीक है। अब इन्होंने कहा फॉर दिस इंटरफेरेंस पैटर्न, जब ये दोनों मिलेंगी तो यहाँ पे आई नेट कितना बनाएंगी, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, आई नेट बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 √I2 और इनटू में cos फाई, ये बना। अब इसके लिए आई मैक्स अगर निकालते हैं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, तो जब cos फाई की वैल्यू 1 होती है, cos फाई 1 होता है, तो आई की वैल्यू, जो ये दोनों इधर से लाइट रे मिली इधर से लाइट रे मिली और मिलके जो नेट इंटेंसिटी बनाई, इस आई नेट की वैल्यू मैक्सिमम तब होती है जब cos फाई 1 होता है। इसको 1 रख दो तो ये आ गया I1 प्लस I2 और प्लस 2√I1 √I2 और cos फाई की जगह रख दिया 1, ठीक है। तो ये हमारे पास, हमने इसको 1 रख दिया तो आई मैक्स की वैल्यू आ गई। अब ये आई मैक्स की जो वैल्यू आ रही है, ऐसे ही आई मिन की बना लो, आई मिनिमम की। आई मिनिमम की वैल्यू, मतलब आई की वैल्यू मिनिमम तब होती है जब cos फाई -1 होता है। cos फाई कितना होता है बच्चों, -1, तो cos फाई की वैल्यू -1 रख दो यहाँ पे। तो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 अंडर रूट में I2 और cos फाई की वैल्यू -1 हो गई। ये आई मैक्स और आई मिन हो गए। अब हमें निकालना है कि अगर इन्होंने दिया है कि आई मैक्स प्लस आई मिन बटे आई मैक्स माइनस आई मिन, अगर ये इसके इक्वल है तो अल्फा बटे बीटा कितना होगा, तो बिल्कुल आसान है। अब हम यहां से एक काम करने जा रहे हैं, आई मैक्स प्लस आई मिन बटे में आई मैक्स माइनस आई मिन को बराबर रखने जा रहे हैं 2α + 1 और बटे बीटा +3 के, और यहां से अल्फा बटे बीटा की वैल्यू में सॉल्व कर। आई मैक्स कितना है ये हम जान चुके हैं, आई मैक्स ये रहा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2, फिर आई मिन कितना है, I1 प्लस I2 माइनस, ये माइनस है ना यहाँ, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का 2 अंडर रूट में I1 I2 और बटे में आई मैक्स, फिर से I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 और फिर आई माइनस, तो माइनस का I1 और माइनस का I2 और फिर प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 बराबर 2α + 1 और बटे बीटा +3। अब यहां से ये इससे कैंसिल हो गया,
टर्म, I1 से I1, I2 से I2 कैंसिल हो गया। ऊपर बचता है I1 प्लस I1 2I1, ऊपर बचता है I2 प्लस I2 2I2, और बटे में नीचे 2 प्लस 2 4 अंडर रूट में I1 I2 बराबर 2 अल्फा प्लस 1 और बटे बीटा प्लस 3 बच्चों। अब यहां से I1 और I2 की वैल्यू, ये देखो, ये I1 का काम कर रही है, पहली रे की इंटेंसिटी, और दूसरी रे की इंटेंसिटी I2 का काम कर रही है 4I। तो I1 की जगह I रख दो और I2 की जगह 4I रख दो, तो 2I प्लस 2 इंटू 4I, I2 की जगह देखो 4I रख दिया। अब ये 4 अंडर रूट में I1 I2, तो I इंटू में 4I बराबर उधर 2 अल्फा प्लस 1 और बटे बीटा प्लस 3। चेक करो, अब ये ऊपर बन गया 2I प्लस 2 इंटू 4 कितना हो गया 8I, तो 2I प्लस 8I, और बटे में ये 4 बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से, तो 2 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 8, और I स्क्वायर का अंडर रूट, I स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा I बराबर 2 अल्फा प्लस 1 और बटे बीटा प्लस 3। ये सॉल्व करके बन चुका है, ऊपर बन चुका है 10I बटे में 8I और बराबर 2 अल्फा प्लस 1 बटे बीटा प्लस 3। I से I कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बीटा प्लस 30 बराबर ये बन जाएगा आपका 16 अल्फा प्लस 8। चेक करो यही बन रहा है कि नहीं। तो इधर से अब ये यहां से हमारा 10 बीटा माइनस 16 अल्फा बराबर, इसको उधर लेके जाओ तो 8 माइनस 30 आ गया। अब अगर हम पूरी इक्वेशन को पहले 10 बीटा माइनस 16 अल्फा बराबर 8 माइनस 30 कितना बचा, माइनस का 22। अब इस पूरी इक्वेशन को हम अगर 2 से डिवाइड कर दें तो इधर बचेगा 5 बीटा माइनस 8 अल्फा और बराबर में माइनस 11। अब यहाँ पे एक दिक्कत आने वाली है आपको, दिक्कत ये आएगी कि सर अल्फा और बीटा की इक्वेशन मतलब वैल्यू तो कुछ निकली नहीं है, तो वैल्यू यहाँ पे निकालने के लिए आपको इसमें, अच्छा क्वेश्चन में मैं जो है इसके ऑप्शन लिखने भूल गया हूं, मैं ऑप्शन लिख देता हूं इसका। ए ऑप्शन दे रखा है 1.5, बी ऑप्शन दिया हुआ है 2, सी ऑप्शन दिया हुआ है 0.5 और डी ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों 1। ऊपर सवाल में ऑप्शन लिखने, मतलब हमने ऑप्शन कट कर दिए पूरे तरीके से, ऑप्शन नहीं लिख पाए। देखो ऑप्शन नहीं है इसमें, ये ऑप्शन मैंने इसलिए यहां लिख दिया। अब देखो ऑप्शन से हम इसको जान सकते हैं कि इसमें कौन सा हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि एक ही इक्वेशन है, अल्फा बीटा की वैल्यू तो निकल नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं निकल सकती, तो आपको रैंडमली इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। रैंडमली कैसे, मतलब रख के देखनी पड़ेगी आपको वैल्यू, इस तरीके से देखना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि आपको इसमें वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो जिससे ये आंसर आएगा। तो रैंडमली रखने के लिए हमने मान लीजिए ऐसा कुछ सोचा कि अल्फा की जगह मान लीजिए सर हमने 2 रख दिया और बीटा की जगह 1 रख दिया, तो देखो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो 5 माइनस 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, तो 5 माइनस 16 तो माइनस का 11 बचा। देखो हो रही है ये, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आपने ऐसे कैसे सोच लिया, तो वो भी मैं बताता हूँ। मैंने ऑप्शन के जरिए सोचा, मैंने चारों ऑप्शन के जरिए सोचा कि अल्फा की वैल्यू, जैसे मान लीजिए मैं अल्फा बटे बीटा, इन्होंने ये दे रखा अल्फा बटे बीटा की वैल्यू पहले ऑप्शन में 1.5, दूसरे ऑप्शन में अल्फा बटे बीटा की वैल्यू 2, तीसरे ऑप्शन में अल्फा बटे बीटा की वैल्यू 0.5 और चौथे ऑप्शन में अल्फा बटे बीटा की वैल्यू 1। तो मैंने इसको ऐसे सोचा, इसके बटे में 1 मान लिया, इसके बटे में 1 मान लिया, इसके बटे में 1 मान लिया, इसके बटे में 1। तो अल्फा की वैल्यू 1.5 रख दूं, बीटा की 1 रख दूं। ऐसे ही पहला ऑप्शन में जब मैंने रखा अल्फा की जगह 1.5, बीटा की जगह 1 और 1 रखा, तो पहले ऑप्शन से ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। फिर दूसरे ऑप्शन को रख के देखा, अल्फा की जगह 2 और बीटा की जगह 1, तो अल्फा की जगह 2 रखा, बीटा की जगह 1 रखा, देखो तुरंत सेटिस्फाई हो गई, मतलब यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसलिए
अल्फा तो यहां से 2 आ रहा है, बीटा 1 आ रहा है, दोनों का रेशो करेंगे अल्फा बटे बीटा, तो 2/1, तो आंसर 2 हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारे यहीं पे कंप्लीट होते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जेई मेन के 2023 के हम सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं। बाकी हम अब कल करेंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं बच्चों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब कुछ आप लोगों को कर देना है। चलिए बच्चों, ओके।